सत्ता में आने के पहले उन्होंने 2 विषयों पर जोर देकर अपने भाषण में दिया करते थे कि यहाँ से बच्चों के माध्यम से पढ़ाई के लिए जो करोड़ों करोड़ रुपया अदर स्टेट में जाता है वह नहीं जाने देंगे, और जो यहाँ से कमाने के लिए पलायन हो रहा है दूसरे स्टेट में काम करने के लिए वह नहीं होने देंगे। डुमरिया से पटना जो 2 साल 3 साल में पूरा होना था उस 20 साल में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप NH देख रहे हैं, डोभी से पटना आज 25 साल लग गया, जो 2 साल थे, और वह भी जब पटना हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर किया तो इतना जल्दी बन रहा है, नहीं तो यह लगता है कि 50 साल में भी पूरा होता या नहीं होता। यही तो विकास है। कांग्रेस पार्टी ही पहला पार्टी है जो स्मार्ट मीटर का विरोध किया और किसी भी कीमत में स्मार्ट मीटर बिहार में लगने नहीं देगा। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार जी। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो इनका अलायंस है उसको लेकर किस तरह के हालात रहेंगे, इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे संतोष कुमार जी से। सर, आपका स्वागत है विजन आजकल में। विजन आजकल में बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आपका चैनल के प्रति मेरी काफ़ी शुभकामना है कि जिस तरह से आप जनता के आवाज़ को, समस्याओं को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए पुनः आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मेरा सवाल होगा कि जो 2025 विधानसभा चुनाव होना है उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। आप तो बिहार में छोटे भाई की तरह हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इस बार क्या है, कुछ मामला गड़बड़ है, पूरी तरह से कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है या आपका अलायंस रहेगा, क्या स्थिति रहेगी बिहार में? देखिए, अलायंस का जहाँ तक मामला है तो अलायंस तो इंडिया गठबंधन बना है तो रहेगा ही, और इस अलायंस के बारे में तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे हम लोग उसके साथ हैं। रही बात पार्टी की, कांग्रेस की, तो हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। निश्चित रूप से बिहार में भी जिस तरह से देश में खड़गे साहब के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, राहुल जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, उसी प्रकार बिहार में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में हो रहा है, जिसका आप रिजल्ट भी देख रहे हैं। पार्लियामेंट में कितना बड़े अच्छा प्रदर्शन रहा, और लगातार पार्लियामेंट के चुनाव के बावजूद भी संगठन में अखिलेश बाबू काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा होगा हम लोगों की अप्रत्याशित जीत होगी और अप्रत्याशित प्रदर्शन होगा। कितनी सीट मिल सकती है कांग्रेस को? वह तो हाई लेवल का मामला है, वह तो बड़े बड़े जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वह उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम लोग बिहार में प्रतिष्ठापूर्वक हमारी मान सम्मान रहेगी और प्रतिष्ठापूर्वक हम लोगों को निश्चित रूप से सीट मिलेगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, इनका दावा है कि बिहार में इतना इन्होंने काम किया है, विकास किया है कि अभी किसी को आना मुश्किल है, और अभी घोषणा भी हो रही है एनडीए की तरफ से कि फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या उनकी जो छवि है, जो उनका काम है, उसके सामने आपका गठबंधन कितना कामयाब हो पाएगा, किस तरह का सामना कर पाएगा? देखिए, उनके छवि का अलग मामला है, उनके छवि पर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जहाँ तक आप सुशासन बाबू के बात बतलाएं तो यह भी एक हास्पद मुद्दा है। आप किसी भी कार्यालय में छोटा से बड़ा काम कराने के लिए चले जाइए, आप देखिए बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचार के एक ऑफिस भी नहीं है। और जहाँ तक विकास का मामला है, विकास का मामला मैं 2 उदाहरण बतलाना चाहता हूँ जी। 2 उदाहरण में एक आप शिक्षा के बारे में देखिए, शिक्षा का कितना पतन हुआ है, नैतिक पतन हुआ है। और दूसरी चीज़ विकास का जहाँ तक मामला है, आप देखिए अब तो टीचर बिल्कुल जा रहे हैं सरकारी स्कूल में, टाइमली जा रहे हैं, एक उनके अंदर डर खौफ आ गया है शिक्षा को लेकर। ठीक है, खौफ आ गया है, लेकिन उसका भी रिजल्ट 6 महीना साल भर में देख लीजिएगा। लेकिन इसके पहले जो स्थिति थी वह खुद आप लोग भी समझ रहे हैं, और आप लोग भी अपने स्तर से कितना इसका जांच पड़ताल किए हैं। और विकास के जहाँ तक मामला है, विकास में सारा जो पैसा लगता है वह जनता का रहता है। सरकार का साख या प्रतिनिधि का साख इस पर जाता है कि समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्वक काम हो रहा है कि नहीं। आप 2 उदाहरण बतलाते हैं, एक एसएच
बन रहा था 69 जी डुमरिया से पटना, जी जो 2 साल 3 साल में पूरा होना था, उस 20 साल में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप NH देख रहे हैं डोभी से पटना, आज 25 साल लग गया, जो 2 साल थे। और वह भी जब पटना हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर किया तो इतना जल्दी बन रहा है, नहीं तो यह लगता है कि 50 साल में भी पूरा होता या नहीं होता। यही तो विकास है। लेकिन जो हालत पहले सड़कों की थी बिहार में, सड़कों का जाल बिछा है, इसको मानते हैं आप? सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि सरकार या प्रतिनिधि का विकास का साख उस पर जाता है कि समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्वक कार्य हो रहा है कि नहीं। आज जो विकास हो रहा है सड़क का हो, बिल्डिंग का हो, आप बतला दीजिए कि एक तरफ सड़क बन रहा है और दूसरी तरफ सड़क कबड़ रहा है। एक तरफ बिल्डिंग बन रहा है, दूसरी तरफ बिल्डिंग टूट रहा है, उसमें दरार आ रहा है। अच्छा, पीके प्रशांत किशोर की चुनौती किस तरह देखते हैं? अगर वो मैदान में आ गए तो क्या लगता है आपको, उसका नुकसान आपको होगा या NDA को होगा? देखिए, पीके कहीं राजनीति में हैं ही नहीं, पीके कहीं बिहार के राजनीति में रहेंगे ही नहीं और हैं भी नहीं। पीके सिर्फ उनके पास न जाने कहाँ से इतना पैसा आ गया है, जिसका वो दुरुपयोग सिर्फ कर रहे हैं कि हम एक नेता बन जाए बिहार के, हम एक विकल्प हो जाए, जो भूतो न भविष्यति। उनका कहना है कि हम आएंगे तो शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, फिर आराम से लोग शराब पिएंगे। शराबबंदी तो हुआ नहीं है, बस खाली नाम का पेपर पे शराबबंदी है, बाकी चीज़ें बैकडोर से हो रही हैं, तो वो शराबबंदी को फिर से शराब को लागू कर देंगे। देखिए, यह बात तो फ़ायदा उनको मिल सकता है। यह तो बिहार के एक जनता जान रहा है कि शराबबंदी का जहाँ तक मामला है तो यह अति महत्वपूर्ण फ्लॉप योजना है, अति फ्लॉप योजना, जो सिर्फ शराबबंदी के नाम पर सिर्फ हल्ला हो रहा है, लेकिन शराबबंदी है कहाँ? शराब तो सब जगह होम डिलीवरी से मिल रहा है। तो यह तो सब लोग जान रहा है, वह बिहार के निवासी हैं, इसलिए पीके साहब भी जान रहे हैं, वह बोल रहे हैं, वह नया बात थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। बिहार में बालू बहुत होता है, तो बालू ही सिर्फ नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि आपने सुशासन बाबू कहें, और सुशासन बाबू के राज में एक चीज़ भी बतला दीजिए कि जो सिस्टम से हो रहा है, जिसमें घूसखोरी भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आपको ये जिम्मेदारी मिल जाए तो आप भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म करेंगे? आपके पास क्या विज़न है भ्रष्टाचार ख़त्म करने का बिहार में? देखिए, हमको पहले भी जिम्मेवारी मिली है, पहले भी कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा है। किसी भी किसान को रसीद कटाने के लिए अंचल में नहीं जाना पड़ता था, किसी को सब्सिडी लेने के लिए जन सेवक उनके गांव में जाते थे, किसी भी छात्र को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, और समय स्कूल आकर करके टीचर लोग गुणवत्तापूर्वक उस समय शिक्षा देते थे। तो हमारा तो किया हुआ है। नहीं सर, आगे आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी जो भ्रष्टाचार आप महसूस करते हैं, आपके पास क्या विज़न है? कैसे आप क्या कर लेंगे कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए? हर जगह पे सब कुछ जानते हैं आप, सब पैसे का खेल है, हर काम करा सकते हैं पैसे के बल पे, सब कुछ हो रहा है, सबको पता है, तो आप कैसे क्या करेंगे कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए? देखिए, कांग्रेस के पास एक विजन है, कांग्रेस के पास देश के लोगों को बारे में सोच है, कांग्रेस के पास समस्याओं के समाधान करने के लिए नीति और नियत है। तो वह अपने जिस विजन के साथ हमारी पार्टी है, उस विजन से काम करेगा, निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भारत बनेगा। ये बिजली मीटर जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, इसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तो ये क्या था? सिर्फ आपका आंदोलन दिखावा था क्या? इस पर एक्शन हुआ क्या? क्या लाभ मिलेगा लोगों को और क्या उम्मीद लग रही है आपको आपके इस आंदोलन से? एक्शन तो सरकार का काम है लेना, लेकिन जिस तरह से स्मार्ट मीटर के माध्यम से देश और राज्य को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, आप भाजपा का सरकार है महाराष्ट्र में, वहाँ रोक दिया गया, गुजरात में आप देख लीजिए, लेकिन बिहार में यह सिर्फ बिहारियों को लूटने के लिए
बिहार में यह योजना चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बिहारवासी और कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे चलने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी ही पहला पार्टी है जो स्मार्ट मीटर का विरोध किया और किसी भी कीमत में स्मार्ट मीटर बिहार में लगने नहीं देगा। बिहार में जो 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की थी, उसमें नल जल एक बड़ी योजना थी। तो नल जल योजना को आप किस तरह देखते हैं, कितना सफल है नल जल योजना? नल जल योजना में जितना खर्च किया गया और उसके बावजूद भी लोग तड़पते रह गए पानी के बगैर, उतना पैसा में हर एक घर में एक एक नल हो जाता। और यह सब पहले ही बता दिए कि एक लूट के लिए यह सब योजना चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार के शासन में जितना भी योजना है, उस पैसा का अधिकांश प्रतिशत लूटा जा रहा है बिचौलिया और ठेकेदार और इंजीनियरों के द्वारा, और जनता का कोई लाभ नहीं। 10% 20% भी उसका उपयोग जनता के पास नहीं जा रहा है। अच्छा, विपक्ष कभी कोई अच्छे काम के लिए तारीफ क्यों नहीं करती है? उसको सिर्फ उसमें खामी नज़र आती है सरकार के काम में। कभी कोई अच्छे काम की तारीफ भी आप लोग किया कीजिए। आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता है कि क्या बिहार सरकार ने अच्छा क्या किया है? अच्छा क्या किया? मैं गांव से आता हूं। गांव में सबसे पहले कुपोषण से बचने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया। क्या उसमें पहले से सुधार हुआ है? अब उससे सेकंड फेज पर आइए। गरीबों को रोजी रोटी के लिए जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते दरों पर अनाज मिल रहा है। क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है? जितना उसमें नियम बनाया जा रहा है, उसमें सिर्फ उसका सरदार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को किसी भी विभाग में राहत नहीं मिल रहा। उससे अच्छा वहाँ तक उपयोगिता नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, या 1-2 सवाल और मेरा रहेगा। एक सवाल कि नीतीश कुमार जी ने जो वादा करते हैं लोगों से कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो क्या लगता है वो वादा भूल जाते हैं, या उनके जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो उनको याद नहीं कराते हैं, या स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो बातों को आगे नहीं पहुंचाते हैं? क्या लगता है आपको? कुछ चीज़ें ऐसी आप जानते भी होंगे, ख़ास तौर से शिरघाटी को ज़िला बनाने का जो मुद्दा था, उसको उन्होंने कई बार लोगों के सामने वादा किया कि ये ज़िला बनेगा, फिर वो बातें कहीं ठंडे बस्ते में चली गई, और ये 20 साल से लोग मांग कर रहे हैं, 25 साल से। तो खुद आप देख रहे हैं, आप भी शिरघाटी के निवासी हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले वह पूरे क्षेत्र में भाषण दिया करते थे, और शिरघाटी अनुमंडल में जितने भी उनकी आम सभाएं हुए थे, सभी में उन्होंने पहला भाषण दिया करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो शिरघाटी को जिला बनाया जाएगा। अब 20 साल उनकी सरकार को होने वाला है, और 20 साल में उनको एक काम भी याद नहीं आया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात हम कहना चाहते हैं कि सत्ता में आने के पहले उन्होंने 2 विषयों पर जोर देकर अपने भाषण में दिया करते थे कि यहाँ से बच्चों के माध्यम से पढ़ाई के लिए जो करोड़ों करोड़ रुपया अदर स्टेट में जाता है वह नहीं जाने देंगे, और जो यहाँ से कमाने के लिए पलायन हो रहा है दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, वह नहीं होने देंगे। क्या आप खुद बतला सकते हैं कि पढ़ाई, उच्च स्तर के पढ़ाई के लिए आज विद्यार्थियों को जाने में कोई कमी हुई है दूसरे स्टेट में? या पलायन रोकने के लिए एक सुई का भी कारखाना लगा है? तो उनकी बात क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सब लोग जान रहे हैं। मैं 20 साल पहले का बात बोल रहा हूं, और 20 साल में उसमें 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चलिए आखिरी सवाल, अब बिहार में जो अगला विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, क्या भविष्य है, क्या भविष्य रहेगा? आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, 2025 में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि देश का जो संविधान है, और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, और उनके प्रति जो केंद्र शासित सरकार के रक्षा मंत्री के द्वारा वक्तव्य दिया गया, निश्चित रूप से पूरे देश को प्रभावित पड़ेगा, और उससे ज़्यादा प्रभाव
हमारे राज्य में होगा कि जो भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित कर रहे हैं और उनको समर्थन देकर नीतीश जी या जितने भी एनडीए के लोग हैं, वैसे लोगों के यहाँ के तमाम लोग अंबेडकर को मानने वाले निश्चित रूप से छक्का छुड़ाएंगे और सत्ता से बाहर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे कई तरह की बातें संतोष कुमार जी ने सामने लाई जब इनसे पूछा गया कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है उसने काफ़ी विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, बिहार में विकास, चारों तरफ विकास हुआ है, लेकिन इनके अपने पक्ष हैं। इनका कहना है कि जो कुछ आप डोभी से पटना जो NH है उसके विकास, उसके बनने में कितना समय लगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने स्मार्ट मीटर से हो रही जो दोहन गरीबों का है उस पर बातें कही। इन्होंने कहा कि जो शराबबंदी है या नल जल योजना है उसकी स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं, और कई तरह की चीज़ें इन्होंने गिनाई कि जो स्थिति है वो सिर्फ दावे हैं। और बड़ी बात जो इन्होंने कहा कि जिस समय नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे तो उन्हें एक बड़ा वादा किया था बिहार के लोगों से कि यहाँ पर से पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले लोग जो दिल्ली, कोटा, दूसरे जगहों जाते हैं, बिहार में शिक्षा का ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे कि यहाँ के छात्रों को या फिर ऐसे कॉलेजेस खोले जाएंगे कि बाहर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जाना पड़े, यहीं उनको शिक्षा मिले। साथ ही जो बड़ा मुद्दा था बिहार का वो प्लान का था मजदूरों के, कि बिहार के मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र हर कई जगह जाते हैं और काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनके लिए यहाँ पर चीज़ों को स्थापित किया जाएगा, इंडस्ट्री लगाए जाएंगे ताकि बिहार के मजदूर को प्लान करना नहीं पड़े, अपने ही राज्य में उनको काम मिले। लेकिन इन सब चीज़ों में सरकार फेल रही है, ये आरोप है संतोष कुमार जी का। अब देखते हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका दावा है कि इनकी स्थिति बेहतर होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।